नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम सीएम कौन। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें हम देश में जब चुनाव होते हैं, चाहे देश के चुनाव हो या प्रदेश के चुनाव हो, तो उसका बहुत माइक्रो लेवल पे जाके एनालिसिस करने की थोड़ा कोशिश ना बुलेटिन में थोड़ा करते हैं। लेट और हो ये जाएगा, ठीक कार्यक्रम हम करते हैं कार्तिकेय बत्रा के साथ। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और साथ ही साथ सी वोटर में सीनियर फेलो। कार्तिकेय बत्रा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। काफी दिनों के बाद आप दिखाई पड़े हैं सीएम कौन का प्रोग्राम में। तो हम बातचीत करेंगे दरअसल बिहार को लेके, जहां 6 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीच में 11 नवंबर को एक बार फिर वोट पड़ेंगे। उसके पहले एक अंदाजा लगा लेते हैं दरअसल बिहार को लेके होने वाला क्या है। बिहार में जैसा कि हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन। इन दोनों के बीच में करारी टक्कर है और इसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो किसके बीच में लड़ाई है, कश्मकश क्या है और क्या कार्तिकेय बत्रा आज हमें ये बताएंगे पूरी तरीके से। मुझे पूरा विश्वास है कि दरअसल लड़ाई जीतेगा कौन, महागठबंधन या एनडीए। मैंने शुरू में गुगली डाल दी है कार्तिकेय, परेशान मत होना। अगर गुगली ना खेल पाओ तो डक कर देना या फिर छोड़ देना उसको। जीत हार का फैसला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत तगड़ी लड़ाई है, कोई ये बताने की स्थिति में नहीं कौन जीतेगा। माइंड 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के उससे फर्क से लोग एक दूसरे को जीतते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबका ये मानना है कि लड़ाई बहुत तगड़ी है, कश्मकश है। तो कार्तिकेय, बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि भाई बिहार को कितने हिस्सों में बांटा जाता है और वहाँ वोट और जातियों का समीकरण क्या है, कितने परसेंट कौन सी आबादी है, जैसा कि हम अक्सर हर प्रोग्राम में करते हैं। सर, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये मुझे लगता है सीएम कौन का एक बहुत स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि आज ये वो चुनाव है जहां हमने पूरा एक साइकिल पूरा किया आपके दर्शकों के साथ। तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार हमें जो मिला है और ये शो जो आपने प्लेटफॉर्म जिसके लिए दिया है। तो मुझे लगता है ये पहली बात तो ये बहुत स्पेशल एपिसोड है मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल। तो हम शुरू करते हैं सर बिहार के बारे। 38 जिले हैं, 243 असेंबली सीटें हैं और जैसा कि मैप पे दिखा रहे हैं हम उसको अगर हम फुल फ्रेम करते हैं कि 5 कुल इलाके हैं इसमें, इनको हमने 5 में डिवाइड किया है। एक जो हरा इलाका है नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, इसमें चंपारण, तिरहुत, मुजफ्फरपुर, ये सारे इलाके, सारण भी आ जाता है। 73 सीटें हैं इसमें। मगध भोजपुर जो नीचे बैगनी इलाका है, यहाँ पे आरा, बक्सर, गया जी, ये सब इलाके आते हैं। और ये रेवोल्यूशन मतलब ये मूवमेंट की भूमि रही है। यहाँ पे लेफ्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो 69 सीट्स हैं यहाँ पे। मिथिलांचल जो है, जो आपको हल्का सा जो लाल हिस्सा दिख रहा होगा, उसमें आप दरभंगा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, ये सारे इलाके हैं। यहाँ 50 सीटें हैं। सीमांचल जो बहुत न्यूज में रहता है, बहुत डोमिनेंट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वहां पे, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, 24 सीटें हैं। और दक्षिण बिहार में मुंगेर, भागलपुर, बांका, ये झारखंड से लगता है और कुछ यहाँ पे ट्राइबल इलाके भी हैं। तो कुल 27 सीटें हैं। तो ये सब मिला के 243 सीटें बनती हैं सर। और हर इलाके का अपना एक अपनी तासीर है, अपनी एक हिस्ट्री है और अपने अपने वोटिंग पैटर्न्स। बिल्कुल। कुल बिहार के अंदर 13 करोड़ आबादी है, वोट है 7.42 करोड़ जी। उसमें जातियों का क्या है, क्योंकि बिहार के अंदर बिना जातियों के तो चुनाव होता नहीं है और चुनाव तो वैसे भी बिना जाति के इस देश के अंदर कहीं भी नहीं होता, लेकिन बिहार खासतौर पर इसके लिए बहुत बदनाम है, मैं कहूंगा। तो वहाँ जातियों का समीकरण है और जातियां कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस पर जरा एक बार नजर डाल लें आप कार्तिक। सबसे बड़ी जाति वहां पे युवाओं की जाति है, मुझे लगता है 48% वोट जो है सर, वो इस इलेक्शन में 39 साल से कम उम्र के लोग। तो बिहार की राजनीति को, जैसा कि आपने कहा, सिर्फ जातीय आधार पे देखा जाता है, हालांकि बिहार का चुनाव मल्टीपल डायमेंशंस पे लड़ा जाता है। जैसे युवा, एक आप देखें 2020 का चुनाव था, वो तेजस्वी यादव के लिए युवाओं ने बनाया। फिर एक ऐसा अहम वोट बेस जिसकी वजह से नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार का अपना जातीय आधार केवल 4-5% का है, तो वो है महिला, तो वो हो गई आधी आबादी। अब उसके बाद अगर हम बात करें जाति और धर्म की स्पेसिफिकली, तो अब हम उस आधार पे बात करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस सवाल का जवाब देते हुए सर कि बिहार में
2022-23 में ही कास्ट सर्वे हुआ, तो हमारे पास उसका डेटा है, बहुत रिसेंट और बहुत ऑथेंटिक डेटा है। तो अगर हम उस डेटा को जब खंगालते हैं, और इसको मैंने बहुत फाइन ब्रेक डाउन किया है, मतलब केवल अगड़ा में जब लोग कहते हैं 15% अगड़ा, उसमें 15% में सारे अगड़े हिंदू अगड़े नहीं होते, वो मुस्लिम वोट भी होते हैं। तो वो सब ब्रेक डाउन करके जब हमने इसको देखा, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे बता रहे हैं कि जो अगड़ा हिंदू है वो तकरीबन 10.5%, यादव 14%, गैर यादव ओबीसी जिसमें कुर्मी कोयली आते हैं 10.5 से 12%, हिंदू ईबीसी, क्योंकि देखिए ईबीसी को लेके बोला था कि 36% ईबीसी है, लेकिन उसमें मुस्लिम ईबीसी भी, तो हिंदू ईबीसी जो है, जो हिंदू अधिक है, 29% है तकरीबन, एसटी 18 से 20%, एसटी 0.25% और मुसलमान जो है वो 15.5-17%। ये मोटी मोटी बनावट है। और अब जैसे ही जब मैं ये कहता हूं तो सबके दिमाग में वो एमवाई समीकरण, अति पिछड़ा महादलित समीकरण, ये सब आ जाता है। तो एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं कि जो दलित समाज है, जो 17% के आसपास का जो दलित समाज है, 18 से 20% का, वो भी अलग अलग खांचों में, जैसे कि 5% उसमें पासवान, उसमें 5% रविदास है जिसको आप यूपी में जाटव कहते हैं, 3% वो मुसहर है, जो बाकी बच गया, और अगर आप एसटी को भी जोड़ दे उसमें, तो वो 8-10% की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, जो बहुत ही छोटे और असंगठित एससी ग्रुप्स हैं। कुल बिहार में 20-22 एससी ग्रुप्स हैं, लेकिन 3 ग्रुप्स उसमें से बिहार की जो एससी पॉपुलेशन है उसका 80% से ऊपर, 80% का तकरीबन रिप्रेजेंटेशन 3 ग्रुप्स का है, 70-80% का। तो जो बाकी 19 ग्रुप हैं वो केवल बाकी 20% बनाते हैं, 20-30%, तो वो काफी असंगठित है और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम है। तो जब आप ये जातिगत समीकरण समझ जाएंगे तो आप समझेंगे कि ईबीसी क्या होता है, महादलित क्यों बना, यादव और मुस्लिम का एमवाई क्या है, बीजेपी का अपर कास्ट वोटर कौन सा होता है। तो ये है बिहार की सामाजिक बनावट। बिल्कुल, जैसा कि हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यादव समाज तकरीबन 14% के आसपास है और पूरे प्रदेश में मौजूद है। मुस्लिम वैसे तो काफी जगह है, लेकिन सीमांचल में वो बहुत ज्यादा प्रभावी है। अगड़ी जाति दक्षिण पश्चिम में और पश्चिम बिहार में, दलित दक्षिण बिहार में काफी प्रभावी है, मल्लाह उत्तर पश्चिम बिहार। इस बार मल्लाह का इसलिए जिक्र किया क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की बात की गई, उससे लगता है कि जो महागठबंधन है वो एमवाई की छवि से बाहर निकलकर दूसरा जो अति पिछड़े हैं उनमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले कार्तिक ये जरा बताएं कि जो जातियों का जो समीकरण है वो दोनों गठबंधन के बीच में इस बार कैसे स्प्रेड आउट है, यानी जो महागठबंधन है उसके जातियों का समीकरण क्या है और जो एनडीए है उसका जातियों का समीकरण क्या है। और एक चीज और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि 2020 तक यह माना जाता था चुनाव के पहले कि 3 बड़ी पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी में से जो 2 एक तरफ होती थी वो आसानी से चुनाव जीत जाती थी। 2020 में यह मिथ टूटता है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जो जातियों के समीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर माना जाता है वो तगड़ी टक्कर देता है। तो इस बार क्या स्थिति है? फिर मैं 2020 का जो असेसमेंट है उसमें एक एलिमेंट जोड़ना चाहूंगा कि हालांकि वो चुनाव पेपर पे बहुत क्लोज लगता है, जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं कि 37.2%, 37.3%, और सीटों का फासला भी कुछ खास नहीं, 15 सीटों का फासला। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा गैप है कि उस समय एनडीए में चिराग पासवान नहीं थे, चिराग पासवान बाहर से चुनाव लड़े और वो 0.6% वोट लेकर आए, प्लस उपेंद्र कुशवाहा वो भी बाहर चुनाव लड़े और वो 0.2% वोट लेकर आए। तो अगर आप वो वाला वोट एनडीए को दे देते, जो कि इस बार हो रहा है, नेचुरल अलायंस है उनका, तो ये 37% 40 क्रॉस कर जाता। तो वो जो 2 लोगों के साथ में आने की बात है वो मुझे लगता है आज भी सत्य है। पिछली बार ये हुआ था कि एक अंदरूनी कश्मकश में जदयू को डैमेज करने के लिए एलजेपी को समर्थन दिया गया था और एलजेपी वही सीट चुनाव लड़ी थी जहां जदयू लड़ रही थी, और उन्हीं सीटों पर एलजेपी ने अपना 0.6% का वोट जो वो लेकर आए, और कई ऐसी सीटें थी जहां जदयू को उन्होंने हराने में भूमिका निभाई, और इसलिए जदयू 43 सीट पर आ गई। अगर चिराग पासवान ने वो
दाव नहीं खेला होता, यानी उनसे नहीं खिलवाया गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि जदयू 43 सीटों पे। तो मैं इस बात पे बहुत क्लियर हूँ कि एक जो चिराग पासवान जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए थे पिछले चुनाव में, और जैसे उपेंद्र कुशवाहा बाहर चले गए थे, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि पिछला चुनाव काफी क्लोज आ गया था। प्लस तेजस्वी यादव की मेहनत आखिरी 2 महीने की, जहां उन्होंने नौकरियों का मुद्दा बनाया, जिसकी वजह से उनको ना केवल यादव और मुस्लिम बट कई समाजों का, खासकर युवाओं, अपर कास्ट युवाओं का, ईबीसी युवाओं का उनको समर्थन मिला। तो दोनों फैक्टर जब कंबाइन हुए तो ये इलेक्शन क्लोज हो गया। लेकिन अब आप देखिए लोकसभा में क्या हुआ। हालांकि महागठबंधन ने और इंडिया अलायंस ने बढ़ाया अपने परफॉर्मेंस को, वो पहले 1 सीट पे थे, वो 8 सीटों पे आ गए, लेकिन वोट शेयर गैप 47% और 39%, 47% एनडीए, 39% इंडिया अलायंस। इसमें हम मान लेते हैं कि कुछ परसेंटेज वोट इसीलिए एडिशनल आता है कि मोदी जी टिकट पे हैं या नेशनल इलेक्शन है वगैरह वगैरह, बट फिर भी आज भी ये बात सत्य है कि जहां पे 2 ध्रुव जुड़ जाएंगे वो उसका पलड़ा थोड़ा भारी हो। अब इस इलेक्शन में इंटरेस्टिंग ये था कि लोगों को उम्मीद थी कि जेडीयू कमजोर कड़ी बनेगी, जेडीयू नीचे आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार जी स्वयं अब इतने कमांड में नहीं लगते। तो ये जब मैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में गया था बिहार, मुझे नहीं लगा कि जेडीयू की साख में कोई कमी आई है गांव इलाके में खास, और रूरल स्टेट है भाई, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रूरल एरिया दिए हैं वहां पे। अब जब मैं जाऊंगा तो पता चलेगा फिर से कि क्या समीकरण बन रहे हैं, बट मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ सर कि अगर हम पिछले ही इलेक्शन का कास्ट गणित देखें, और एक स्लाइड भी है उसपे, कि आप देखेंगे यादव एंड मुस्लिम, यादव एंड मुस्लिम ये एक तरफा महागठबंधन के साथ रहते हैं। तो क्योंकि वो मिला के तकरीबन 30-35% का वोट ब्लॉक बनाते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाता है आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस और वीआईपी को। उनका चैलेंज है उस 32% वोट के बियॉन्ड कैसे जाएगा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आपको 40% का इस बार करना पड़ेगा। पिछले बार भी 33% आया। तो अगर हम वो स्लाइड देखें तो आप देखेंगे कि उसमें रविदास समाज का कुछ वोट उनको मिला, उनको अपर कास्ट का थोड़ा थोड़ा वोट मिला, उनको कुछ ईबीसी का वोट मिला। जिस तरह की एक तरफा स्वीप आरजेडी और कांग्रेस एमवाई में मिलती है, उस तरह की एक तरफा स्वीप तो बीजेपी को अपर कास्ट में भी नहीं मिलती। ये हमें सीएजी के डेटा 2020 का बता रहा है। तो उनकी जो जद्दोजहद है, एक कि वो यादव नॉन मुस्लिम वोट कैसे लेकर आए, दूसरा वो महिलाओं को कैसे रिझाए अपने तरफ। और क्योंकि महिलाओं का मैंने जिक्र किया तो अब हम एनडीए की बात करते हैं। एनडीए का जो आप कुछ कहना चाहिए। हाँ कार्तिक, मैं थोड़ा सा हमारे जो प्रोड्यूसर है हर्ष, उनसे बोलना चाहूंगा कि जो जातियों का जो लोक नीति और सीएसडीएस का जो सर्वे है, जो जातियों के बारे में बता रहा है कौन सी जाति के ज्यादा लोग किस पार्टी को वोट करते हैं, ये जो स्क्रीन पे नजर आप डालें कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और अन्य सवर्ण जातियां ये बहुत बड़ी संख्या में एनडीए को वोट करती। 52% जैसे ब्राह्मण वोट करते हैं, भूमिहार 51% करते हैं, राजपूत 55% करते हैं और अन्य सवर्ण जातियां 59% एनडीए को वोट करती हैं। जबकि महागठबंधन के खाते में 15%, 19%, 9% और 16%, एलजेपी के खाते में तो खैर बिल्कुल नहीं, सिर्फ राजपूत जातियां हैं जो 11% के आसपास एलजेपी को वोट करती है। इसके बाद अगर हम नजर डालते हैं कि जो दूसरी जातियां हैं जिसके बारे में अभी कार्तिकेय ने थोड़ी देर पहले इशारा किया था, यादव देखिए 83% यादव महागठबंधन को वोट करते हैं, सिर्फ 5% एनडीए को, 2% एलजेपी को। कुर्मी पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, लेकिन कुर्मी जाति जो है यादव के बाद सबसे बड़ी जाति है, 81% एनडीए को वोट करती है। ये आंकड़ा जो है ये बहुत दिलचस्प है। कोयरी जाति 51% एनडीए को वोट करती है और अन्य पिछड़ी जाति 58%। यानी जिस और अभी कार्तिक ने इशारा किया कि यादव और मुसलमान ये मिलकर एक बहुत ही सॉलिड बना लेते हैं, लेकिन एनडीए की जो पैठ है, अब वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की वजह से, किसकी वजह से, ये अपने आप इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन दूसरी जातियां जो है वो एनडीए को वोट करती। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो दलित जातियों का, जिसमें रविदास, दुसाध, मुसहर, अन्य दलित और मुस्लिम। रविदास देखिए, यानी एलजेपी के बारे में कहा जाता है कि ये दलितों में इसकी पैठ है, लेकिन अगर आप ध्यान से आंकड़ों पर देखेंगे तो काफी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है।
इसी और आप शायद इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कार्तिक, अगर आप इसको आप एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सर, दलितों में आप देखिए कि जो पासवान है, दुसाध जिसे कहते हैं, उसका वोट बढ़ेगा क्योंकि वो एलजेपी को 32% दिया, चिराग पासवान, तो वो जुड़ जाएगा इस बार एनडीए। तो एक वो था। रविदास समाज ट्रेडिशनली कांग्रेस आरजेडी का वोटर, तो ये जो 34% 27 है, इसमें अन्य का खाता भी हमने गायब किया हुआ है। तो अन्य के खाते में पिछली बार बीएसपी भी चुनाव लड़ी थी, तो क्योंकि बीएसपी भी वो वोट खींचती है, तो तकरीबन 10 से 12% वोट बीएसपी लेड अलायंस या बीएसपी वाले अलायंस ने खींचा रविदास। उम्मीद ये होगी इस बार कांग्रेस आरजेडी की कि वो वोट उनके पास है। सिमिलरली जो मुस्लिम वोट है, पिछली बार वो ओवैसी साहब ने तोड़ा था, तो ये जो 76% है महागठबंधन का, वो उम्मीद करेंगे कि इस बार बढ़ेगा। ऐसे ही एनडीए उम्मीद करेगी जो पिछली बार अपर कास्ट यूथ वोट टूट गया था उनसे, वो या तो उनके पास वापस आएगा, या अब इसमें एक्स फैक्टर आता है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्या वो अपर कास्ट यंग वोटर को अट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल। और जो आपने कहा कि क्यों कुर्मी समाज 81% क्यों वोट करता है, बिकॉज नीतीश कुमार स्वयं कुर्मी समाज से, कुछ कॉम्बिनेशन कुर्मी कोई 7% वोट है इनका, और ये एनडीए की तरफ रहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार और अब सम्राट चौधरी कुछ समाज से, कोई समाज से, उपेंद्र कुशवाहा कोई समाज से, तो वहां पे आप देखिए कुर्मी कोई। अब एमजीपी की ये कोशिश है कि अब कुशवाहा लोगों को टिकट देकर इस वोट को खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये जगदोजहद है। ईबीसी और महिला काफी पक्का वोट बैंक है नीतीश कुमार का सर, क्योंकि ईबीसी को जब आप गांव में बात करेंगे, चंद्रवंशी हो गए, नोनिया हो गए, ठाकुर जो हजाम जिसे कहते हैं, नाई बोलते कर्पूरी ठाकुर जो जैसे थे फॉर एग्जांपल, तो इन लोगों से आप जब बात करें, इनको लगता है कि नीतीश कुमार हमारे कस्टोडियन है, कि जब लालू यादव जी थे तो यादव अग्रेसिव कम्युनिटी है, उनका ये मानना, तो हमें नहीं पसंद, हमें यही पसंद, ठीक है। इट इज अ लो लेवल इक्विलिब्रियम, कि हम कुछ ज्यादा एम्बिशन नहीं चाह रहे, हमें लगता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वो बना है। तो मैंने ये कई बार कहा था, जब मैं पहली बार गया था अभी बिहार इस चुनाव के लिए, इट इज एन इलेक्शन ऑफ प्रेजर्वेशन नॉट एस्पिरेशन, और मोस्ट पीपल इन बिहार, तो वही सेंटिमेंट आपको ईबीसी। महिलाओं का ये है कि जो भी लाभकारी योजनाएं चलाई हैं नीतीश कुमार जी ने, जो महिला को आज 10,000 रुपया मिल रहा है जीविका दीदी होने के नाते, वही महिला को आज से 20 साल पहले साइकिल मिली थी। तो महिलाओं को लेकर महिलाओं में नीतीश जी के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट मैंने आज भी देखा है। अब मैं फिर जाऊंगा तो कंफर्म करूंगा, क्योंकि अब महागठबंधन ने भी एक एजेंडा दिया है महिलाओं की। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि महागठबंधन के पास मीसा भारती हैं, प्रियंका गांधी हैं, उनको और इफेक्टिवली यूटिलाइज अगर वो करते समय से, तो शायद इसमें डेट पड़ता, बट वो शायद अभी तक नहीं पाया। बट कहने का मतलब है सर कि एनडीए की तरफ अपर कास्ट, महादलित, पासवान, कुर्मी, कोयरी और ईबीसी और महिलाओं का समर्थन, और ये बहुत फॉर्मेटेबल। और हालांकि ये बात सत्य है कि इनकी कम्युनिटीज में वोट का इनका पोलराइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, ये लीड करते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा वोट है उन इन समुदायों का, वो एमजीबी को भी जाता है, अन्य को भी जाता है। एमजीबी जो है वो यादव मुस्लिम में मतलब तकरीबन 80-85% वोट लेके जाती है। उनकी कम्युनिटीज कम है, लेकिन उनका पोलराइजेशन ज्यादा है उन कम्युनिटीज। तो सवाल अब ये है, क्या ये जो यादव जो एमजीबी है वो अपने एमवाई के बियॉन्ड जा पाएंगी, और एनडीए क्या जो उनका एक अम्ब्रेला कोalition है, उसमें क्या वो वोट के बंटवारे को रोककर कंसोलिडेट कर पाएंगे? ये दो अहम सवाल है जिसमें चुनाव टिका। बिल्कुल। बड़ी दिलचस्प आंकड़े अगर हम स्त्री और पुरुष के बारे में देखें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के वोट करती हैं नीतीश कुमार को, लेकिन जो 2020 का जो सीएसडीएस का डेटा है, अगर उस पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 38% पुरुष जो है वो महागठबंधन को वोट करते हैं और 36% एनडीए को वोट करते हैं। स्त्रियों के बीच में अगर आंकड़े देखें तो 37% महागठबंधन को और 38% एनडीए को करते हैं। क्या ये मिथ है कि ज्यादा महिलाएं नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को वोट करती हैं, या ये कहें कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तो वोट करती है महिलाएं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये डेटा थोड़ा नहीं सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। आप ये जब देखेंगे आपको लगेगा कि महागठबंधन पुरुषों में लीड ले गया 2 परसेंटेज पॉइंट की,
और एनडीए महिलाओं में लीड ले गया 1 परसेंटेज पॉइंट की, तो महागठबंधन को जीतना चाहिए ऑब्वियसली। तो महागठबंधन क्यों नहीं जीता? उसका जवाब अगली स्लाइड में सर है, टर्नआउट। महिलाओं का जो 1 परसेंटेज पॉइंट है, उनका टर्नआउट भी ज्यादा है। ओके ओके ओके। पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे तो पुरुषों का टर्नआउट तकरीबन 54, हमने एक स्लाइड भी दी थी इसपे, 54% पुरुषों ने वोट किया और तकरीबन 60% महिलाओं ने वोट किया। 6% का फर्क था। 6.25, हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन 5.5 परसेंटेज पॉइंट का फर्क है। तो वो फर्क 5.5 परसेंटेज पॉइंट का टर्नआउट में महागठबंधन की 2% की जो लीड है पुरुषों में, उसको नलिफाई कर देता है। अगर पुरुष भी उतनी ही संख्या में बाहर निकले होते पिछली बार, तो महागठबंधन चुनाव जीत जाता, इसमें कोई शक नहीं। और यही सवाल इस बार भी होगा कि क्योंकि आप देखिए इस बार जेंडर पोलराइजेशन भी हो रहा है। जब नीतीश कुमार की सरकार सारी स्कीमें महिलाओं के लिए निकाल रही है और तेजस्वी कह रहे हैं हर घर एक सरकारी नौकरी, तो आप इसका सिंबलिज्म देखिए। हर घर सरकारी नौकरी तो पुरुषों के लिए ही टारगेटेड है, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो बहुत ही जाहिर सी बात है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम नौकरियों से पुरुषों को जोड़ते हैं और उधर महिलाओं के लिए स्कीम्स आ रही हैं। तो एक जेंडर पोलराइजेशन भी हो रहा है। और अगर टर्नआउट में ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, अगर क्लोज टर्नआउट हो जाता है, तो चुनाव और क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर महिलाएं 7-8 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा टर्नआउट हो जाता है उनका, तो मुझे लगता है एडवांटेज एनडीए। आप सर म्यूट में। ने पहले भी इसका जिक्र किया था कि जो राजनीतिक समीकरण है बिहार के, वो इस बार काफी बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने इस बात का भी कहा था कि भाई तेजस्वी अलग लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े थे। इस बार तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एनडीए के साथ हैं, उसकी वजह से 7.5 चिराग अगर हम 2020 को अगर हम बेस माने तो ये 7.5% का फर्क इसमें दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से वीआईपी एनडीए एमजीडी से 1.5, इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को। और पिछली बार जो है एमआईएम का फैक्टर था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2-3 चीजें हुई हैं सर इसमें, बिल्कुल आपने सही कहा। एलजेपी और कुशवाहा जी के आने से सीधा 7.5% का फायदा होना चाहिए एनडीए को, तो वो 37.2 से 44.7 पहुंच जाने चाहिए। अब लेकिन 1.5% वीआईपी के जाने से नुकसान हो। मैं 2020 को आधार मान रहा हूं, अभी ये परफेक्ट एनालिसिस नहीं है, बट एक आपको एक ट्रेंड बताया। 1.5% वीआईपी का आप उधर दे दीजिए, तो एनडीए आ गया 43.5 पर या 43.2 पर, और आपका महागठबंधन पहुंच गया 39%। अभी भी 4 परसेंटेज पॉइंट का गैप है। अब क्योंकि ओवैसी साहब और मायावती जी इस बार इतनी प्रभावी नहीं होंगी, तो 2 से 2.5% मेरा एस्टिमेशन है, वो ऐसा वोटर है जो महागठबंधन जा सकता है। पूरा जाएगा मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन रविदास समाज का 10%, 12% वोट और मुस्लिम समाज का 10-12% वोट, इस पर वोट आंख अपनी गड़ाए होंगे कि अगर ये हमें मिल जाए किसी तरीके से, तो हम जो 38 पॉइंट समथिंग पे बैठे, हम 40 टच कर जाएंगे। अब 40 पर आ गए और वो 43 पर बैठे, तो अब गेम 3 परसेंटेज पॉइंट की रह गई, तो आपको 1.5 परसेंटेज पॉइंट का स्विंग चाहिए। अब उसमें आप देखिए कांग्रेस और लेफ्ट उतनी कमजोर नहीं दिख रही इस बार, जितनी कांग्रेस खासकर जितनी 20 में दिख रही है। लेफ्ट और मजबूत हुआ है, लोकसभा में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब सवाल ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, जो 2-3 समुदाय स्विंग फैक्टर का रोल प्ले करेंगे, एक महिला है, दूसरा महादलित, क्योंकि महादलित शायद ईबीसी जितना कमिटेड ना हो एनडीए की तरफ, ये एक अहम सवाल। क्या कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी इस सब बारे में बात करते आए हैं दलितों के मुद्दों पर, क्या वो स्विंग ला सकते हैं 1-1.5% का? बहुत अहम है। और तीसरा ईबीसी, कुछ ईबीसी अगर जैसे मल्लाह वोट इनका आ गया, तो कहने को मुकेश सहनी 1.5-2% वोट लेकर आए थे पिछली बार, लेकिन इस बार वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो क्या उससे उनकी कम्युनिटी में अपनी वोट पुलिंग एबिलिटी बढ़ेगी? ये भी एक सवाल है। और अंत में जो मुद्दे हैं, तेजस्वी यादव ने एक मैनिफेस्टो दिया, एनडीए ने एक मैनिफेस्टो दिया, वो टकराएंगे जब, तो कई लोगों को लगेगा कि तेजस्वी बेहतर है, कई लोगों को लगेगा नीतीश जी बेहतर है, तो वो उस पर भी वोटिंग होगी।
मोटा मोटी मुझे लगता है सोशल आधार जो है वो ज्यादा अच्छा है एनडीए का, लेकिन अभी आप सतह पर जब पॉलिटिकल केमिस्ट्री देख रहे हैं तो वो महागठबंधन की बेहतर दिख रही है। तो इसीलिए ये चुनाव भी हम कॉल नहीं कर सकते। जब मैं 1 महीना पहले गया था तो मुझे लगा था एनडीए के लिए यहाँ पर एक ठीक ठाक बढ़त है, लेकिन पिछले 1 महीने जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और अगर आगे जाते जाते महागठबंधन एक दलित उप मुख्यमंत्री का नाम दे देता है और दलितों में अगर पैठ कांग्रेस बना पाती है और कुछ महिलाओं में डेंट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है सामाजिक आधार पर एनडीए काफी स्ट्रांग लगता है मुझे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आगे है। वो कार्तिक तीन डेवलपमेंट हैं जो पिछले दिनों दिखाई पड़े। एक तो जो मोकामा में जिस तरीके से दुलारचंद यादव का मर्डर हुआ और दिन दहाड़े जिस तरीके से मर्डर हुआ, तो जो जंगल राज की छवि बनाने की कोशिश बार बार की जाती है और लोगों को डराने की कोशिश की जाती है, उसका क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करना चाहती, इसका क्या 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 असर होगा। और ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी बात यह है कि क्या जो वोट चोरी का जो आरोप लगा था, उसका कोई असर दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा। चौथी चीज अगर इसमें जोड़ दें तो प्रशांत किशोर कितने डिसाइसिव या मार्जिनल प्लेयर हो। जी, मैं ऑर्डर खुद चुनूंगा आपके सवालों में से। तो मुझे लगता है वोट चोरी का मुद्दा जब मैं गया था 1 महीना पहले तो कुछ ज्यादा नहीं असर कर रहा था। वोट चोरी के मुद्दे ने कांग्रेस को एक मौका दिया अपना काडर को मोबिलाइज करने का, और आरजेडी ने भी कुछ। मुझे लगता है वो मुद्दा ऐसा नहीं था। आप जाकर देखेंगे, हो सकता है कुछ बच जाए। दूसरा, प्रशांत किशोर किसका वोट, ये बहुत बड़ा सवाल जिसका सवाल जवाब अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अब जो मेरी भी बात हो रही है, हम सी वोटर में जब बात करते हैं या जो लोगों से, ऐसा लग रहा है कि वो अपर कास्ट वोट ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले हमारी थ्योरी ये थी कि वो वाला वोट है जो शायद चला जाता महागठबंधन को या वो घर बैठ जाता। लेकिन अब मैं जब जाऊंगा मैं फिर से कंफर्म करूंगा, बट अब हमारा जो रुझान बन रहा है इस तरफ कि नहीं, वो वोटर एनडीए का ही है, खासकर बीजेपी का। क्योंकि देखिए बीजेपी को लेकर उत्साह इतना कोई कारण नहीं है उत्साह होने का बीजेपी के वोटर्स के बीच। आपको क्या लगता है कि वो बीजेपी क्यों नहीं अनाउंस कर रही नीतीश जी को? क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि हमारा अपर कास्ट वोटर उतना उत्साहित नहीं है। लेकिन अगर हम ये विंडो ओपन रखें कि चुनाव के बाद कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हमारा अपर कास्ट वोटर इंफ्यूज हो जाएगा। क्या मालूम कल कोई अपर कास्ट नेता बिहार से बीजेपी का वो मुख्यमंत्री बन जाए, जैसा कि इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, सस्पेंस बना के रखा था। तो सारे इलाकों में सारे नेताओं ने मेहनत की, सबको वोट मिल गया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और अंत में मुख्यमंत्री वो होंगे जिनका नाम किसने भी सुना था नेशनल मीडिया में। तो ये स्ट्रैटेजी के तहत भी हो सकता है। और आखिरी आपने कहा कि जो ये अनंत सिंह वाला, देखिए मैंने आपको कहा कि यादव राज को लेकर महिलाओं और ईबीसी में अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। इनफैक्ट जब हम युवा की बात करते हैं तो लोग बहुत सिंप्लीफाई करके बोलते हैं कि युवा तेजस्वी के साथ, मोस्टली वो ये कह रहे होते हैं कि युवा पुरुष तेजस्वी के साथ, क्योंकि युवा महिलाएं जो है वो अपनी दादी नानी माँ से सुन रही हैं कि देखिए यादव राज में ये हुआ करता। तो मुझे लगता है कि वो छवि आरजेडी नहीं अभी तक हटा पाई है। लेकिन अब क्या हुआ है, ये केवल अनंत सिंह का नहीं सर, पिछले 6-8 महीने में बिहार में जो कानून की स्थिति है उसमें आप देखिए कई केसेस आए हैं। तो अब एजेंडा आइटम तो मिल गया है आरजेडी कांग्रेस को कि देखिए ये भी कोई बहुत मंगल राज नहीं है, आप हमको जंगल राज कहते थे, आप देखिए आप आज आपके सामने क्या। सबसे बड़ी लूजर इस पूरे सिचुएशन में बिहार की जनता ही है कि नैरेटिव जो है वो एस्पिरेशनल ना होके एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए। तो मुझे लगता है कि हम चुनाव में पार्टियों की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप जब फील्ड में जाते हैं, जो मैंने झारखंड में एक्सपीरियंस किया, आप पाते हैं कि वोटिंग को लेकर जितना हमें स्टूडियो में बैठ के लगता है कि लोग उत्साह से वोट करने आते हैं, कई लोग मजबूरी से आते हैं और काफी लोग बाय डिफॉल्ट वोट डालते हैं, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है जो वो चाहते हैं। कार्तिक एक चीज और बताइए, ये जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करना, ये हो सकता है आपकी बात सही हो कि अपर कास्ट के अंदर एक उम्मीद जगे कि 35 साल के बाद शायद कोई अपर कास्ट का आदमी बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि अगर आप
लॉजिकली सोचे तो, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स अब सोशल जस्टिस की हो गई, उससे उम्मीद बहुत कम है कि कोई अपर कास्ट मुख्यमंत्री बन सकता, अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन गढ़ जीतता है तो। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाने से क्या जो अति पिछड़ा है, जो नीतीश का अपना वोटर है, क्या उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा और उसके अंदर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा कि भाई हम बीजेपी को जिताने के लिए क्यों वोट करें, वो तो हमारे नेता को नेता ही नहीं मानता, उनकी भी नहीं बनाना चाहता। देखिए सर, ये जाके समझना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कुर्मी में तो ये हो सकता है, जो कि 2-2.5% है खासकर, और जिन सीटों पर बीजेपी लड़ेगी फिर वो कुर्मी वोट कहां जाएगा ये नहीं जानते हम। बट ईबीसी, कोयरी, महादलित, मुझे लगता है उसके लिए जेडीयू को एक कैंपेन, विस्पर कैंपेन शुरू करना पड़ेगा बीजेपी की सीटों पर कि देखिए हम, ये हमारे साथ नहीं है इसमें। तो इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी जाकर मैं फील्ड पे इन्वेस्टिगेट करूंगा कि लोगों का क्या मानना है। क्योंकि जब हम पिछले महीने गए थे तो ये जब पूछा लोगों से कि पैसा किसने भेजा, महिलाओं से पूछा, तो काफी महिलाओं ने कहा मोदी जी भेजे, काफी ईबीसी महिलाओं ने कहा मोदी जी भेजे। तो अगर मोदी जी और बीजेपी की छवि बन गई है मन में कि वो लाभकारी कार्य कर रहे हैं, तो फिर तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय होंगे जिनका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजैक्शनल ना हो के वो अफिलिएशन का होगा, जैसे कि मैंने कहा कुर्मी का 2-2.5% जो वोट है, शायद वहां थोड़ा चयन हो जाए। तो ये जाके इन्वेस्टिगेट करने का मुद्दा है। तो कल ही हम जा रहे हैं, तो आपसे आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव हर सर्वे में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश से बहुत आगे है, क्या ये पुल फैक्टर हो सकता है, वो जो फ्लोटिंग वोटर है, या जो जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे वोट नहीं करता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, युवा है, और ये हर जाति में होता है, अपर कास्ट में भी होता है कि कुछ लोग जाति के आधार वोट करते हैं, कुछ लोग जाति के आधार पर वोट नहीं करते हैं। क्या वो इस तेजस्वी के पुल फैक्टर की तरफ आकर्षित होके महागठबंधन को फायदा दिला सकता है? सर ये ना बहुत कंफ्यूजिंग सा एक तरीका है, मतलब कैसे बोलूं मैं इसको, ये एक कंफ्यूजिंग डेटा पॉइंट है। जब हम 5 लोगों का नाम दे देते हैं तो आप देखेंगे तेजस्वी 37-38 पे है, नीतीश जी पीछे प्रशांत जी 24% पे है। जैसे ही उस पोल को आप नीतीश वर्सेस तेजस्वी कर देते हैं, जो कि होता है जब एक फाइट बाइपोलर होती है, तो नीतीश कुमार 46% पे पहुंच जाते हैं और तेजस्वी 41%। तो जब मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो जो तेजस्वी के वोटर है वो तेजस्वी के साथ है, चाहे मल्टीपल ऑप्शन हो या 2 ऑप्शन हो। लेकिन जैसे ही ऑप्शन सिकुड़ जाते हैं तो जो एंटी आरजेडी वोट है वो नीतीश जी के आसपास खड़ा हो जाता है। तो अगर ये चुनाव बाइपोलैरिटी से लड़ा जाएगा तो सीएम फेस में लीड नीतीश जी की है, खासकर महिलाओं का बहुत योगदान है उसमें। लेकिन जैसे ही इसमें मल्टीपोलैरिटी आ जाती है कि सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं, नीतीश जी भी बन सकते हैं, प्रशांत किशोर भी बन सकते हैं, तो तेजस्वी आगे खड़े, क्योंकि प्रो आरजेडी वोट वहीं खड़ा है। लेकिन एंटी आरजेडी वोट रेस्टलेस है, वो नीतीश जी के बियॉन्ड देख रहा है, लेकिन वो तेजस्वी को नहीं देख रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है, और ये रिसेंट सी वोटर का डेटा है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपके सामने, और हमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब हमने इसको डिस्कस किया अपनी टीम के अंदर। तो इस वजह से आपको समझना पड़ेगा कि चुनाव की तासीर कैसी बनती है, ये डिटरमिन करेगा कि तेजस्वी आगे है, नीतीश जी आगे। अगर चुनाव बाइपोलैरिटी में लड़ा जाता है तो नीतीश जी आगे। जैसे ही आप एक तीसरा ध्रुव ले आते हैं प्रशांत किशोर नाम की वजह से, तो फिर एनडीए के वोटों का चयन होता है, लेकिन एमजीपी का वोट वहीं का वहीं खड़ा। तो आखिरी सवाल, आपका वर्डिक्ट क्या है? व्हाट इज योर वर्डिक्ट? मेरा वर्डिक्ट सर ये है कि विनर तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक जनता, बिहार की जनता बेहतर डिजर्व करती है। जब मैं ये सुनता हूं कि नीतीश जी कहीं भी चले जाएंगे, 14 तारीख के बाद सरकार यहाँ की बन सकती है, वहां की बन सकती है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है इस बात का कि हमने बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं एक ऐसे पायदान पे खड़ा कर दिया है लाके, और उसमें राजनीति, जो राजनेता है उनका भी रोल है, जहां हम प्री इलेक्शन अलायंस को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। सब ये कह रहे हैं कि नीतीश जी कहीं भी जा सकते हैं, सरकार इधर की बन सकती है, उधर की, मतलब तो वोटर कितना ठगा हुआ महसूस करेगा कि कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और एस्पिरेशन तो भूल ही जाइए, सब प्रिजर्वेशन के बारे में। तो मुझे लगता है, जैसे कि आपको मैंने बीच में कहा,
कि जब हम स्टूडियो से कवर करता था मैं पिछले साल तक, तो एक अलग पिक्चर होती थी, लेकिन जब जमीन पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि लोग वोट, एक बहुत छोटा ही तबका ऐसा है जो उत्साह से वोट देता है। मोस्टली जो वोटर है वो बाय डिफॉल्ट या मजबूरी के वोटर। कार्तिकेय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत के लिए और बेहतर तरीके से माइक्रो लेवल पे चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.